Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of May 2021. तो 1 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी जैसे यूपीएससी स्टार्ट जो पेपर प्रीलिम्स होना है उसमें 27 जून का टाइम है अभी, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास 1.5 से ज़्यादा महीने बचे, मतलब लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। तो ठीक है, जिसको भी लगता है कि करंट अफेयर्स उसका प्रिपेयर नहीं है तो यूपीएससी रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट की उसमें लगभग पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जा रहा है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो सब कंप्लीट कर रहे हैं उतना तो आपका एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनका जवाब आपको देने हैं। MACS 1407 sometimes seen in news recently is what? Options are: the first ever electric tractor developed indigenously in India, a high yielding and pest resistant variety of soybean, an indigenously developed oxygen enrichment technology, a device which converts nitrogen generator to oxygen generator. Second question is heavenly harmony, sometimes seen in news recently, is part of permanent space station of China, NASA's mission to study the outer solar space, ESA's missions to study climate change on Earth, the ESA's and JAXA mission टू प्लैनेट मरकरी। तो आपको बताना है कि हेवनली हारमोनी, कल मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया हुआ था ये चीज़, वैसे क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू GNCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट जो आया है अभी रिसेंटली, अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मेंट द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द सिटी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट एम्पावर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, he or she is not obliged to give his opinion to the state government within a time frame। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेकंड थर्ड मैंने पढ़ाया हुआ है, पहला सवाल जरूर मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। MACS 1407 जो है ये सोयाबीन की एक पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है, इसको लिख लेना। हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है सोयाबीन की जो रिसेंटली डेवलप की गई है, MACS 1407। आज के न्यूज़ आइटम्स बता देता हूँ मैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स, AIR सब जगह से हमने लिया है। तो पहला है, सबसे पहला आज May 1 है, 1 मई है, मे डे से बोलते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर डे इसको कहा जाता है ना। इंटरनेशनल वर्कर डे और लेबर डे के रूप में इसको मनाया जाता है 1 मई को। द फर्स्ट लेबर डे अगर आप पूछे इंडिया का कब मनाया गया था, तो इट वॉज होस्टेड बाय द लेबर किसान पार्टी इन मद्रास इन 1923। तो लेबर किसान पार्टी मद्रास में 1923 में इसको फर्स्ट लेबर डे के रूप में मनाया था, एंड वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द लेबर यूनियन मूवमेंट। इट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द लेबर यूनियन मूवमेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, May 1। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो जो है, इसने रिसेंटली लॉन्च किया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन अल्बानिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नेटो ने लॉन्च की है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कहाँ पर? अल्बानिया में लॉन्च की है, और इसका जो नाम है उसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। डिफेंडर यूरोप 21, दिस इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, डिफेंडर यूरोप 21, ठीक है। नेटो के बारे में आप सबको पता है कि नेटो में अभी लगभग 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर्स आर देयर। नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो इसका 30th मेंबर है, 29th मेंबर मॉन्टीनीग्रो है। 1949 में नेटो बना था, 1949 में नेटो बना था वॉशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। वॉशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत 1949 में नेटो बना था। 30 मेंबर्स हैं नेटो के अभी। नॉर्थ मैसेडोनिया, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो 30th नेशन बना है, एंड योर मॉन्टीनीग्रो वॉज द 29th वन, ठीक है ना। तो अब इन्होंने अल्बानिया में एक्सरसाइज की डिफेंडर यूरोप 21 के नाम से, डिफेंडर यूरोप 21। थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम द US आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दिस इज एन एनुअल US लेड मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, इट्स डिफेंसिव इन नेचर। डिफेंसिव एक्सरसाइज है, US लेड है, मल्टी नेशनल, ऑब्वियस सी बात है, नेटो के तो मल्टी नेशनल है ही। कल भी मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, कल मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा था, मैं आज न्यूज़ के फॉर्म में बता रहा हूँ कि नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, कल मैंने आपको बता दिया था कि सऊदी अरेबिया रिसेंटली अनाउंस किया दैट इट विल ज्वाइन। तो सऊदी अरेबिया जो है वो ज्वाइन करने वाला है कनाडा को, US को, कतर को और नॉर्वे को, इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम।
अब नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम बेसिकली इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर द ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स के लिए इसको बनाया गया है टू डिस्कस हाउ टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के को रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट को किस तरीके से ऑगमेंट किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम जो है ये ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स के लिए बनाया गया है। तो इसको कौन कौन इसके मेंबर्स हैं अभी अभी एट प्रेजेंट देखो, कनाडा, यूएस, कतर एंड नॉर्वे। कनाडा, यूएस, कतर एंड नॉर्वे तो है ही, प्लस सऊदी अरेबिया ने कह दिया है, दे हैव अनाउंस दैट दे विल बी ज्वाइनिंग दिस नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। तो ये 5 कंट्रीज का नाम जरूर याद रखना, कनाडा, यूएस, कतर एंड नॉर्वे, प्लस आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स। अगली न्यूज़ मूव करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली रिलीज़ की एक रिपोर्ट, उसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। तो अगर आपसे कोई पूछे ये ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कौन निकालता है, तो निकालता कौन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है, और नाम क्या है रिपोर्ट का, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 3 million new electric cars were registered in 2020. 3 million new electric cars were registered in 2020, and this was 41% higher than those registered in 2019. लगभग 2019 से 41% ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं रजिस्टर की गई हैं इस साल, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ है मैसिव स्टैम्पीड एट मेरॉन। अब मेरॉन नाम की एक जगह है, इट्स अ इजराइली पिलग्रिमेज साइट, इजराइली पिलग्रिमेज साइट है मेरॉन नाम की। तो इसको याद रखेगा, ज्यूइश पिलग्रिम साइट है, इसराइल में है, एंड मैसिव स्टैम्पीड है जहाँ पे लगभग 44 पीपल वर किल्ड इन दैट ज्यूइश पिलग्रिमेज साइट, इसराइल में है, मेरॉन नाम की। तो ये लोकेशन जरूर याद रखना, कई बार मैच द कॉलम में यूपीएससी पूछ लेता है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन में कि ये कहाँ पर है, इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है, कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ऐसा पूछा जा सकता है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट। अगली जो न्यूज़ है वो है अ डीप सी माइनिंग रोबोट पटानिया 2, डीप सी माइनिंग रोबोट। अगर आपसे पहला फैक्ट तो ये है, कोई पूछे कि पटानिया 2 क्या है, व्हाट इज पटानिया 2, तो पटानिया 2 इज अ डीप सी माइनिंग रोबोट, ठीक है ना। इट गॉट स्ट्रैंडेड इन द पैसिफिक ओशन फ्लोर। तो ये पैसिफिक ओशन फ्लोर में जाकर के स्ट्रैंडेड वहाँ फंस गया है, ठीक है ना। पटानिया 2 रोबोट वॉज डिजाइन टू एक्सप्लोर द रॉक रिच इन निकल एंड कोबाल्ट इन द पैसिफिक ओशन एट द डेप्थ ऑफ 13,000 फीट। तो पैसिफिक ओशन में लगभग 13,000 फीट की डेप्थ पे अगर निकल एंड कोबाल्ट से रिच कोई रॉक्स हैं तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए पटानिया 2 को डाला गया था वहाँ पे। डीप सी माइनिंग रोबोट था पटानिया 2, इट गॉट स्ट्रैंडेड इन द पैसिफिक ओशन, ये वहाँ जाके स्ट्रैंडेड हो गया, फंस गया। तो प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। देखो यही मेन न्यूज़ आइटम्स है आज के पेपर में। तो बिल्कुल भी कोरोना के अलावा और कोई समरी, कोरोना के अलावा और कोई न्यूज़ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेट्स गो टू द मैप ऑफ द डे नाउ। मैप ऑफ द डे में जो मैप मैंने लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, मिनरल्स मैप, मेटेलिक मिनरल्स का मैप है। कल नॉन मेटेलिक बता दूंगा मैं, आज अपन मेटेलिक मिनरल्स का मैप देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो आपको लेड एंड जिंक दिख रहा होगा, कॉपर दिख रहा होगा, बॉक्साइट दिख रहा होगा, आयरन दिख रहा होगा, मैंगनीज दिख रहा होगा, गोल्ड दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो सिंबल बाय सिंबल अपन चलेंगे। सबसे पहले लेड एंड जिंक चलते हैं। लेड एंड जिंक का सिंबल आपने देख लिया ना, फिर से देख लो। लेड एंड जिंक का सिंबल ये रेड कलर में जो है ये है। तो कहाँ कहाँ लेड एंड जिंक मिलता है आपका, तो एक तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड वाले रीजन में दिख रहा होगा, दिस इज द उत्तराखंड रीजन, आगे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा उत्तराखंड में, है ना। ये लेड एंड जिंक की जगह है थोड़ा सा। और राजस्थान में मिलता है लेड एंड जिंक, आपका राजस्थान में मिलता है। गुजरात में थोड़े पार्ट में मिलता है लेड एंड जिंक, गुजरात वाले पार्ट में मिलता है। देन मध्य प्रदेश में आपको एक लोकेशन है जहाँ पे मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। देन आपको इधर नहीं मिलता, सिक्किम में ज़रूर मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, एंड तेलंगाना वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं ये लेड एंड जिंक की। तो अगर आपसे जैसे कई बार ऐसा आ जाता है ना कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन में आ सकता है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। कॉपर अपन देखें अगर, देखो कॉपर यहाँ पे साउथ के स्टेट्स में आपको नहीं दिख रहा है, साउथ के स्टेट्स में आपको देखो तमिलनाडु में नहीं दिखेगा, केरला में नहीं दिखेगा, कर्नाटका में थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है ना, कर्नाटका में दिखेगा। देन आंध्र प्रदेश में दिखेगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाला रीजन और गुजरात वाला रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ऊपर देखो राजस्थान में नहीं दिख रहा है, और हरियाणा में नहीं दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए याद रखना है। कॉपर आपका ये मध्य प्रदेश में भी मिलता है, मध्य प्रदेश को याद रखेगा, मध्य प्रदेश में देखो है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में मिलता है। बॉक्साइट अगर देखें तो बॉक्साइट आपको केरला, कर्नाटका, देखो बेल्ट पहचानने की कोशिश करो।
तो बॉक्साइट लगभग इंडिया में हर ही स्टेट में मिल रहा है, लगभग हर स्टेट में। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोड़ दो, तो अपन ऐसे पढ़ते हैं, देखो कि कौन से पार्ट को छोड़ दो तो हर जगह मिल रहा है। देखो कॉपर आप नॉर्थ ईस्टर्न में छोड़ दो, सिक्किम की जगह, सिक्किम और मेघालय को छोड़ दो, तो कॉपर और कहीं नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता है, सिक्किम और मेघालय बस में मिलता है, बाकी किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं मिलता है, ठीक है ना। कॉपर आपका इधर ऊपर नॉर्थ के स्टेट्स में भी नहीं मिलता, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में कॉपर नहीं मिलता है, देखो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो अपन इस तरीके से पढ़े, ज़्यादा बेटर है अपने लिए, है ना। और हमने देखा था लेड एंड जिंक, लेड एंड जिंक वाला जो पार्ट है वो भी सेम, जैसा कॉपर है वैसा लेड एंड जिंक का है। देखो जैसा कॉपर है वैसा ही लेड एंड जिंक भी दिख रहा है, लेड एंड जिंक भी नॉर्थ के स्टेट्स में नहीं दिख रहा है, लेड एंड जिंक एंड कॉपर। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ना कि लेड एंड जिंक और कॉपर, देखो किस तरीके से एक पैटर्न बना लेते हैं अपन। पैटर्न ये है कि नॉर्थ के स्टेट्स में नहीं है लेड एंड जिंक, केवल उत्तराखंड में है, तो दोनों देखो उत्तराखंड में है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है लेड एंड जिंक एंड कॉपर, दोनों केवल सिक्किम मेघालय में है, दोनों केवल सिक्किम मेघालय में ही है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। फिर अपन आते हैं बॉक्साइट में, तो बॉक्साइट देखो कि साउथ के सारे स्टेट में, बिल्कुल सारे ही स्टेट्स में है, सिवाय अगर आप जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो नॉर्थ के बाकी किसी स्टेट में नहीं है। तो मतलब कि बॉक्साइट का भी सेम है, लगभग सारे स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में बॉक्साइट नहीं मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में बॉक्साइट नहीं मिलता है। और जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है ना, इस रीजन में नहीं मिलता है। हाँ लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बाकी हर स्टेट में फिर मिल रहा है, बाकी हर स्टेट में फिर ये मिल रहा है। तो बॉक्साइट की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है इंडिया में, लेकिन बारिंग योर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड वाले बेल्ट एंड आपका नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट छोड़ दो। तो अब आयरन अगर आप देखें, आयरन भी आपको साउथ में देखो मिल रहा होगा, तमिलनाडु में मिल रहा है, केरला में मिल रहा है, कर्नाटका में मिल रहा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, उड़ीसा में मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, ठीक है ना। अब इनके बाद जैसे मध्य प्रदेश में भी आयरन थोड़ा मिलेगा आपको, और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत आयरन मिलेगा, बाकी इसके बाद आपको आयरन बहुत मुश्किल है कि मिले। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फिर से यहाँ पे अलग हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फिर से जाएंगे, नॉर्थ के सारे स्टेट हट जाएंगे आयरन वाले बेल्ट में, और केवल हरियाणा में, नॉर्थ के स्टेट्स में केवल हरियाणा में पाया जाता है थोड़ा आयरन आता है, अदरवाइज फिर नहीं आता। फिर नीचे यहाँ पे स्टार्ट होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे फिर आयरन मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैंगनीज, मैंगनीज आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटका, 3 स्टेट नीचे के, उड़ीसा, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र इधर बीच के, देन बिहार, वेस्ट बंगाल, तो ये 10 स्टेट्स हैं, और राजस्थान, राजस्थान भी याद रखना। तो मैंगनीज जो है इन 11 स्टेट्स में ही मिलता है। कौन कौन से बनाता है, नीचे के 3 बता दिए, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा बता दिया, गुजरात, मध्य प्रदेश बताया, बिहार, वेस्ट बंगाल बताया, और राजस्थान बताया। तो इनके अलावा बाकी किसी में मैंगनीज नहीं मिलता है। और गोल्ड के डिपॉजिट्स केरला में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं, और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और झारखंड में मिलते हैं। तो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और झारखंड को छोड़ के कहीं और गोल्ड के डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे। गोल्ड के डिपॉजिट केवल 4 जगह, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ये गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं। मैंगनीज की 11 जगह मैंने आपको बता दिया, आयरन बताया, बॉक्साइट, कॉपर, लेड एंड जिंक का मैंने पैटर्न आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आज के। तो लेट्स मूव अहेड। आज के जो एक एडिटोरियल है मैं डिस्कस करना चाहता था, एक एडिटोरियल, सो लेट्स डिस्कस दैट। ये एडिटोरियल है द राइजिंग सन इन इंडिया जापान रिलेशंस। तो अब इंडिया जापान रिलेशंस के बढ़ते हुए रिलेशनशिप के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि एक अच्छी चीज़ अभी रिसेंटली हुई है, जो कि योशीहिडे सुगा के बारे में देखा जा रहा है, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, कि वो भी एंटी चाइना स्टैंड लेकर के चल रहे हैं, चाइना को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में भी है। फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी गुड। वैसे भी जापान और चाइना के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। सेनकाकू आइलैंड को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहता है। सेनकाकू आइलैंड है जो वहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट है। ताइवान को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट है ना। ताइवान खुद को अपना इंडिपेंडेंट मानता है, लेकिन चाइना उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली जो बाइडेन और योशीहिडे सुगा के बीच में बातचीत भी हुई, एंड बातचीत में उन्होंने चाइना को काउंटर करने की बात की। प्लस चाइना का जो बढ़ता हुआ क्लैमर है इन द 5G टेक्नोलॉजी, 5G के लिए भी चाइना काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि 5G में उसको अपना नाम करना अलग से। तो 5G को काउंटर करने के लिए जापान और USA ने एक ग्रुप अनाउंस किया है। इसको याद रखना, इसको लिख लो अपने नोट्स में। इस ग्रुप का नाम है कोर ग्रुप। कोर ग्रुप याद रखिएगा, कोर नाम का ग्रुप अनाउंस किया है, जिसको बोलते हैं
है कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप। कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप ये यूएसए एंड जापान के बीच का है कोर कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप। दिस इज टू काउंटर चाइना इन द 5G टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी स्पेशली द 5G टेक्नोलॉजी इस फील्ड में चाइना काउंटर करना चाहते हैं जापान और यूएसए, तो इसके लिए ये कोर ग्रुप बनाया गया है, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखें, बोथ साइड्स हैव सिग्नल्ड देयर इंटेंट टू कंटिन्यू द ट्रम्प एरा पॉलिसी ऑफ प्रेशर ऑन चाइना। दोनों ही ग्रुप ने ये भी एग्री किया कि जो ट्रम्प एरा में एक पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही थी कि दे वर प्रेशराइजिंग चाइनीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट, सो दैट विल बी गोइंग ऑन, चाहे वो वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए हो, चाहे वो एक्सेस कैपेसिटी इशूज़ के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ के लिए हो। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी द मैटर ऑफ कंटेंट फॉर नाउ ऑल्सो। जो बाइडन भी उसको आगे लेकर के चलेंगे। And both the powers have repeatedly emphasized their vision of a free and open Indo-Pacific। तो यहाँ पे फिर इंडिया भी आ जाता है। क्वाड ग्रुप आपको पता ही होगा, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो इसके मेंबर हैं क्वाड ग्रुप के, तो ये बिल्कुल यही चाहते हैं कि फ्री इंडो पैसिफिक, ओपन इंडो पैसिफिक एरिया रहे, और वहाँ पे नेविगेशन फ्री रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स रहे, पीसफुल मीन्स टू सेटल डिस्प्यूट्स रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए अब चाइना देखो, इसी रीजन में चाइना सबसे अधिक दिमाग खराब करता है सबका। चाइना ने देखो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट बना करके रखा है। 9 लाइन का इशू अगर आपको पता है तो बहुत बड़ा एक इशू उन्होंने करके रखा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके रखे हैं, ठीक है ना। देन अगर यहाँ पे ऑथर ने बताया किस तरीके से इंडियाज क्लैशेस विद चाइना इन द गल्वन हैव टर्न्ड पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ अ मोर कन्फ्रंटेशनल चाइना पॉलिसी। इंडिया में भी लोग फेवर में है कि चाइना के अगेंस्ट एक ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी रखें। क्यों? क्योंकि अभी गलवन एरिया में और लद्दाख में, पेंगोंग सो वाले रीजन में जो उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, दैट वॉज वेरी अनकॉल्ड फॉर। एंड इस कारण से एक जो पब्लिक ओपिनियन है दैट हैज टर्न्ड अगेंस्ट चाइना, एंड वो भी चाहते हैं कि एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी रहे चाइना के अगेंस्ट, ठीक है ना। एंड ऑथर ने यहाँ पे तारीफ की है इंडिया और जापान के बढ़ते रिलेशनशिप्स की, कि ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे क्वाड ग्रुप की बात हो, चाहे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट्स की, चाहे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की बात हो, है ना। तो कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखो जापान के साथ काफ़ी ज़्यादा हमने की है। ना केवल दिस, चाहे वो हाई स्पीड रेलवे बनाने का प्रोजेक्ट हो, हाई स्पीड रेल बनाने में भी जापान की हमने मदद की। तो जापान के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। ऑथर ने लेकिन एक चीज़ जो बोली है वो ये बोली है कि चलो फ्री इंडो पैसिफिक ट्रेड तो अच्छी बात है, ओपन इंडो पैसिफिक अच्छी बात है, क्वाड अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने। अभी भी जो जापान है वो 12th सबसे बड़ा पार्टनर है। 12th पार्टनर क्यों है? जापान और इंडिया के पास पॉसिबिलिटी कि वो दोनों एक दूसरे के सबसे टॉप मोस्ट बन सकते हैं, तो ठीक है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। यू हैव टू पुश टुवर्ड्स द ट्रेड रिलेशनशिप। जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप है उनको और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक एडवांटेज जब तक दोनों कंट्रीज़ को नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप्स और ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो एक दूसरे से इकोनॉमिक एडवांटेज दोनों को मिलना चाहिए। फिर अभी मोदी और सुगा के बीच में 2+2 टॉक्स भी उन्होंने बोला है कि मिनिस्ट्रियल लेवल पर 2+2 टॉक्स शुरू की जाएंगी। सो दैट ऑल्सो प्रियोरिटाइजेज द रिलेशनशिप। तो 2+2 का मतलब भी होता है कि दोनों कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा प्रियोरिटाइज करें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को। दैट इज द थिंग। एंड द टू पावर्स विल लुक टू एक्सपैंड कोऑपरेशन द सेक्टर सच एज साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एक और सेक्टर जो यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया है वो है साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो प्लस साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी दोनों कंट्रीज़ को काफ़ी अच्छे रिलेशंस रखने की ज़रूरत है। न्यू दिल्ली एंड टोक्यो पुट टुगेदर a digital research and innovation partnership that ran the gamut of technologies from AI and 5G to the Internet of Things and Space Research। तो हम कौन कौन सी फील्ड्स में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं? AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हो गया जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ही पार्ट है, एंड स्पेस रिसर्च में भी हम उनके साथ आ सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ पे कंटेंशन है, जैसे इंडिया ने बुडापेस्ट कन्वेंशन ज्वाइन करने से मना किया है। जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन हो गया, बुडापेस्ट कन्वेंशन याद रखिएगा 2001 में साइन हुआ था, 2004 में ये फोर्स पे आया था बुडापेस्ट कन्वेंशन। एंड दिस इज अ कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, याद रखिएगा। इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी सीकिंग टू एड्रेस द इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम बाय हार्मोनाइजिंग द नेशनल लॉज, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है
Mr. Suga will attempt to stir the pot and bring up the disagreement over India's insistence on data localization and continues reluctance to accede to global cyber security agreements such as the Budapest Convention. तो जापान भी है जो बेसिकली वही है कि ज्वाइन नहीं करना चाहता बुडापेस्ट कन्वेंशन को, और दैट इज द रीजन वाई काफ़ी कंटेंशन बना है साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है ना, तो याद रखेगा। देखो, इंडिया ने बुडापेस्ट कन्वेंशन ज्वाइन नहीं किया, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसने ये कहा था कि जब इसको ड्राफ्ट किया जा रहा था, वाइल द ड्राफ्टिंग ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन वाज डन, इट वाज डन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन जो साइबर क्राइम पे है, इंडिया ने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसको ड्राफ्ट करते समय इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं कराया गया था। इंडिया वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टिसिपेशन, देयरफॉर इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइंड द और साइंड द बुडापेस्ट कन्वेंशन, याद रखेगा। फिर इकोनॉमिक टाइज, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इकोनॉमिक टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यू दिल्ली एंड टोक्यो दोनों प्रेफरेंस दें। अभी भी जापान इज ओनली द इंडियाज 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जिसको कि हमको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो मोदी सुगा के पास इतना वो है, मतलब अपॉर्चुनिटी है कि ये दोनों के साथ रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा सकें, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर बोथ इंडिया एंड एज वेल एज जापान। तो दोनों को इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाना है, और बाकी जो टेक्नोलॉजी का टाइज मैंने आपको बताया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ आप याद रखेगा, आंसर याद रखेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसको हम डिस्कस करें, तो ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू टेक द प्रोटेक्शन एज वेल, है ना, तो उसको भी आप करके रखिए। आर्म्ड फोर्सेस गेट पावर्स फॉर रिलीफ वर्क। अब आर्म्ड फोर्सेस को पावर दे दी गई है कोविड के टाइम पे एटलीस्ट 3 महीनों के लिए अभी, कि वो अपने खुद के फाइनेंशियल पावर्स की उनको हाथ में दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इन्वोक्ड स्पेशल प्रोविजंस एंड ग्रांटेड इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को दे दी गई हैं, एंड दिस विल स्पीड अप देयर एफर्ट्स टू टाइड ओवर द करंट कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है ना। अंडर दीज पावर्स, vice chiefs of the armed forces, including the chief of the integrated defense staff, to the chairman chief of staffs committee and general officers commanding in chiefs, इन सब को बेसिकली पावर दे दी जाती है, फाइनेंशियल पावर, एंड they have been given full powers, whereas corps commanders, area commanders, they have been delegated powers up to 50 lakh, and divisional commanders, sub area commanders equivalents have been delegated powers up to 20 lakhs। तो यहाँ पर इतनी पावर इनको दे दी गई है, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बार बार ये अप्रूवल और ये लेने के पर हो नहीं पा रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव गिवन दैट पावर टू देम, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, दैट इज़ क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ और है तो देखते हैं। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.